जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें संविधान में इसका प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान और कॉलेजियम प्रणाली नियुक्ति से संबंधित और देश भर की परीक्षा में जितने क्वेश्चन बनेंगे सो थ्योरिकल पूरा हम अच्छे से आपको समझाएंगे। सो आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप सब ध्यान से समझें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें, जिससे मैं आपको पूरा का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। सो देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय, सबसे पहले हम समझेंगे सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास। सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास क्या है? सो आप लोग समझो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम कलकत्ता में, किसमें बोलो? कलकत्ता में। एक मिनट। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कौन सा है बोलो? सन 1773 में, 1900 नहीं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ध्यान रखना कि स्थापना इस एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन स्थापना हुई थी सन 1774 में। सन कितने में हुई थी? 1774 में। ध्यान रखना। इसके बाद 1800 में किस में हुई? मद्रास में। और 1823 में कहाँ पे हुई? बम्बई उच्चतम न्यायालय। फिर 1861 और 62 के में इन न्यायालयों को हटा दिया गया और फिर आए उच्चतम न्यायालय। अधिनियम उच्च न्यायालय के यहाँ पे सृजन किया गया इसी अधिनियम के तहत। ठीक है। 1961 अधिनियम के तहत 1862 में, 1 मिनट, 1862 में। ध्यान रखना। इसके बाद 1935 भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इसके तहत भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की। और फिर 1950 में स्वतंत्र भारत में, 1950 में स्वतंत्र भारत में 28 जनवरी को 1900 कितने में बोलो? 50 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान रखना, पहले यहाँ पे सुनिए। अगर भारत को डिफाइन करें तो भारत कैसा है? संघात्मक देश। कैसा है बोलो? संघात्मक। 1 मिनट। संघात्मक देश है। संघात्मक का मतलब यहाँ पर संविधान में स्पष्ट केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य की अलग अलग कार्यपालिकाएं हैं, अलग अलग विधानमंडल है, लेकिन जो न्यायपालिका है वह दोनों, मतलब न्यायपालिका जो है वह एकीकृत। कैसी है बोलो? ठीक है। न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। ध्यान रखना, न्यायपालिका एकीकृत है। इतना होने के बाद और समझिए कि अमेरिका और आदि देशों में सर्वोच्च संविधान है और ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के न्यायालय के समान है? तो वह है यूएसए, अमेरिका के न्यायालय के समान। अमेरिका में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग न्यायालय हैं, लेकिन अपने यहाँ पर जो एकीकृत है बोले तो अपने यहाँ पे न्यायपालिका जो है वो है पैरामिड व्यवस्था पर। पैरामिड व्यवस्था अर्थात सबसे टॉप पर कौन है? एससी। फिर कौन है बोलो? एससी, एचसी। फिर है इस, देखिए, एससी के अधीन एससी, इसके अधीन जिला न्यायालय, जिसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहेंगे। ठीक है। इसके बाद इसके और तहसील स्तर पर जो न्यायालय होते हैं वो इसके अधीन होते हैं। तो इस प्रकार से पैरामिड व्यवस्था है, लेकिन सबसे टॉप पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सो आप सबको इतना भी याद होगा कि अमेरिका में जो है केंद्र और राज्य के अलग अलग न्यायालय हैं, भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च संविधान है, भारत में भी सर्वोच्च संविधान है, ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो हमारे यहाँ पे अनुच्छेद कितने में बोलो? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 28 जनवरी 1950 को। इससे पहले 2 दिन पहले 26 जनवरी को 1900 कितने में बोलो? 1950 में। ठीक है। 1950 में, 1950। अरे यार 2000 लिखने की बहुत आदत हो गई है। ठीक है। डेट डालते ना, अभी 2000 चल रहा है, 2020। चलिए 1950 में। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को
प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था हीरालाल जेकानिया को। इनका कार्यकाल भी ठीक है ऑलमोस्ट 2 वर्षों तक था। 26 जनवरी 11वें महीना बोले तो नवंबर में 1951 में ये ठीक है रिटायर्ड हो गए थे। ठीक है, अब आप सब समझ गए हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि जो इसका इतिहास है उच्चतम न्यायालय का, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी सन 1774 में। देखिए, अब आप सब समझेंगे इसका आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या है, इसकी संरचना के बारे में समझेंगे। पहले यहाँ पे उच्चतम न्यायालय समझिए आखिरकार क्या है। देखिए यहाँ पे जो उच्चतम लिखा है, ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको समझिए। चलिए, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायालय न्याय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे न्यायालय की व्यवस्था की गई है जिसके शीर्ष पर सबसे टॉप पर कौन है, उच्चतम न्यायालय। उसके अधीन कौन है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। फिर उच्चतम बोले तो उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और की श्रेणियां हैं। इसी श्रेणियों को हम लोग वर्ड यूज करते हैं पैरामिड व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद इसके जो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं जिला न्यायालय, इसके अधीन और तहसील स्तर पर जो निचले न्यायालय होते हैं वो इस। देखिए यहाँ पे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इससे 2 दिन पहले मुख्य न्यायाधीश बना लिए गए थे। भैया तब तो फीता कटेगा, तब तो उद्घाटन होगा। अभी वर्तमान में जो है वो 8 तारीख को नियुक्त हुए थे, 8 नवंबर को अभी वर्तमान में ही ठीक है नियुक्त हुए थे, जिनका नाम है मान्यवर संजीव खन्ना। क्योंकि आपको सबको पता है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कहा जाता है न्यायमूर्ति, मतलब कि इनसे न्याय करने में छोटी सी भी चूक नहीं हो सकती। ध्यान रखना, छोटी सी भी त्रुटि नहीं हो सकती। अब यहाँ पे सुनिए, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। संविधान में इसका प्रावधान, तो संविधान में भाग 5 में अध्याय 3 में अनुच्छेद 124 से 147 तक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। संसद भी उनके विनिमय के लिए अधिकृत है। अब हम समझेंगे इसकी सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और नियुक्ति। तो अब आप सबको देखिए, यहाँ पे सुनिए, जब संविधान प्रारंभ में बना था तब केवल कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 8, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। और अभी वर्तमान में एक्ट या अधिनियम कह सकते, देखिए एक्ट तो वैसे पहले होता था, ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेज बनाते थे उसको एक्ट बोला जाता था। ठीक है, अब अधिनियम समझेंगे तो 2019 के तहत पहले जो 31 थी और 2019 के तहत 31 से बढ़ के कितनी कर दी थी बोलो, 34। इसी में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। देखिए यहाँ पे इस समय उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, 34 हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 31 से बढ़ाकर 34 कर दी थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश इंक्लूड है। और यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम बोले तो 2019 के अंतर्गत की गई थी। प्रारंभ में जब सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, तब कुल न्यायाधीश की संख्या 8, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित की गई थी। ध्यान से समझते चलना। 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी बोलो, अन्य न्यायाधीश जैसे यहाँ पे कितने थे, 7 थे, तो 1956 में 10 कर दी, 1960 में 13 कर दी, 1977 में 17 और फिर 1986 में 25 और 8 में हो गई 30 और 2019 में थी कितनी बोलो, 33। 19 तक 33 थे और 19 के बाद कितनी कर दी थी, 34, मतलब 33 कर दी थी 19 के बाद। ठीक है, अब सबको क्लियर हुआ था पहले। ठीक है, 31 तक रही, 2008 में 1 और बढ़ गई थी, मतलब लेकिन 31 क्या है,
30 ही थी, 2008 में 30 थी, और 31 का मतलब है कि इसमें मुख्य न्यायाधीश इसमें नीचे कहीं भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर लिखा है ना। संसद ने अन्य न्यायाधीश की संख्या पहले कितनी बोले तो 1956 में 10, 60 में 13, फिर 1977 में 17 और 86 में 25, 8 में 30 मुख्य न्यायाधीश इंक्लूड हो जाएंगे, 31 हो जाएगी, और 2019 में सीधी कर दी 33। ठीक है, अब बताइए, अगर आप क्वेश्चन आएगा प्रारंभ में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, मुख्य न्यायाधीश की नहीं, कुल न्यायाधीश की, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, 8, और फिर से मैंने मुख्य न्यायाधीश बोल दिया कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, 8, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। अब यहाँ पे सुनिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी कॉमन सेंस में समझिए, फिर हम आपको समझाएंगे कॉलेजियम प्रणाली। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, भी कौन करता है बोलो, जो नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य मतलब यहाँ पे है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेने के बाद करता है। कॉमन सेंस में समझिए, जब, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तब राष्ट्रपति तो उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन जो टोटल आपको पता है भारत में 25 उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, तो इनके मुख्य न्यायाधीशों से सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, और अन्य न्यायाधीशों से भी सलाह लेते हैं, और उनकी नजर में तो वैसे होते ही हैं, वो उनको पता होता है कि जिसको भी नियुक्त करेंगे वो कैसा है। ठीक है, और इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर आवश्यक है। ठीक है, तो अन्य न्यायाधीश जब मुख्य न्यायाधीश बनता है तो अन्य न्यायाधीशों की परामर्श या सलाह लेता है राष्ट्रपति। तो कॉमन सेंस में इतना है कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। इसके बाद आगे समझिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे सुनिए, इसमें क्या है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए और शपथ और वेतन। तो अब यहाँ पे सुनिए, अपन को ये टॉपिक पढ़ना है जिसमें से अभी अपन लोग योग्यताएं पढ़ रहे हैं कि उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, मतलब चाहिए, होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 5 साल जब हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में 10 साल तक का वकील का अनुभव, वकील होना मतलब 10 साल तक का एडवोकेट एक्सपीरियंस लगेगा अगर आप, ठीक है, आप जो है आप 5 साल तक मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं। और साथ में राष्ट्रपति की नजर में एक सम्मानित बहुत अच्छा न्यायवादी होना चाहिए, बहुत अच्छा न्यायवादी, मतलब राष्ट्रपति की नजर में होना चाहिए, तब आप मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। आप चलिए, इसके बाद इनकी शपथ। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाता है। तो उच्चतम न्यायालय के नियुक्ति जो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे नियुक्ति न्यायाधीशों को अपना यहाँ पे कार्यभार संभालने से पहले राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त, ठीक है, व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति नहीं है तो वो किसी को नियुक्त कर देगा शपथ लेने के लिए, तो शपथ लेनी पड़ती है। तो कॉमन सेंस में इतना है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता, तो राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना, शपथ में भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता ज्ञान विवेक से अपने पद के कर्तव्य का पक्षपात अनुराग द्वेष का पालन करूंगा, संविधान और विधियों के मर्यादा बनाए रखूंगा। इस प्रकार से क्या होती है बोलो, शपथ होती है। तो आपको कॉमन सेंस में इतना याद रखना कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता, तो भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखना, अपने अपने यहाँ का दिलाएगा, भारत ही दिलाएगा, मतलब भारत का भारतीय राष्ट्रपति। इसके बाद यहाँ पे सुनिए, योग्यता, शपथ और वेतन। इसके यहाँ पे क्या है बोलो, वेतन और भत्ते। ध्यान रखना, जस्ट अभी
पहले इनको वेतन कम मिलता था, अब लेकिन इनका वेतन यहाँ पर सुन लीजिए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, ठीक है, विशेष अधिकार व अवकाश और पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। वैसे इनका वेतन को घटाया बढ़ाया, मतलब बढ़ाया तो जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। घटता तभी है जब वित्तीय आपात भारत देश में हो, ठीक है। तो सबकी वेतन कब होती, तो इनकी भी होगी, ठीक है। तो 2018 में मुख्य न्यायाधीश के वेतन को प्रतिमाह 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 2,80,000। तो ध्यान रखना कि जस्ट अभी 2018 में 1 लाख से बढ़कर भारतीय मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी है वो कितनी कर दी थी, बोलो, 2,80,000 प्रतिमाह है। और अन्य न्यायाधीश का वेतन जो है, अन्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख, ठीक है, रुपए प्रतिमाह कर दिया। इसके अलावा, ठीक है, अन्य यहाँ पे भत्ते भी दिए जाते हैं, इनको भत्ते लिखा है वो, और निःशुल्क आवास, ठीक है, इनको पास बहुत अच्छा इनको आवास दिया जाता, बहुत सुख सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। इनको गाड़ियां दी जाती, बोले तो अच्छी कार दी जाती है, ठीक है, बिजली वगैरह, मतलब सब सुविधाएं इनको दी जाती हैं। सुरक्षा कर्मी, ठीक है, इनके गार्ड भी होते हैं बहुत, ठीक है। इसके बाद जो सेवा नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की जो पेंशन और अंतिम माह वेतन जो है वो अंतिम माह का 50% यहाँ पे निश्चित होती है। अंतिम माह में जितना वेतन उनको मिलता है उसका 50% इनका पेंशन का निर्धारण होता है। कार्यकाल और निष्कासन, ठीक है। तो न्यायाधीश का कार्यकाल, तो ध्यान रखना जी, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता, 65 वर्ष तक की आयु तक, ठीक है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे देगा तो अपने पद से हट सकता, या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता। संसद की सिफारिश होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2/3 होता है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है, संसद के द्वारा। तो यहाँ पे इस तरह उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब बताइए संसद के द्वारा, दोनों राज्यसभा और लोकसभा प्रस्ताव पारित करते हैं, ठीक है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। एक न्यायाधीश पर प्रावधान आया था, मतलब यह प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, ठीक है, तो लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगाया तो गया था, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, कार्यकाल एवं निष्कासन, न्यायाधीशों को हटाना। न्यायाधीश जांच अधिनियम कितना है, बोलो, 1968। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का क्या किया गया, उपबंध किया गया। निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्य लोकसभा के मामले में, 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में, बोले तो राज्यसभा के मामले द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाता है, और फिर इसके बाद विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है। और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया। पहले एक बार ऐसा हुआ था, ठीक है, यह महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी किसके लिए हुआ था, रामास्वामी पर, ठीक है। इतने में लगा था 1951 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ मतलब उनके देखिए, कह सकते रामास्वामी पर लगा था, ध्यान रखना, ये डेट फिक्स नहीं है, आप लोग देखना कौन सी है। पहली बार लगा था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी लेकिन वह सफल नहीं हुई थी प्रक्रिया, ठीक है। अब बताइए, ऐसा हुआ था, देखिए, अगर ऐसा हो तो यह तो एक हमारे भारतीय संविधान पर एक गलत इसका, ठीक है, इफेक्ट जाएगा। तो ऐसा कभी ना हुआ है, ना भगवान करे ऐसा किसी के लिए हो। वैसे जो न्यायाधीश होते हैं वो बहुत बच के चलते, उनको देखिए हटाया किस पर जाएगा, ठीक है, जब संविधान का उल्लंघन होगा तब हटाया जा सकता, कदाचार उनका या फिर वह असमर्थ होंगे तब हटाया जा सकता है, ठीक है। तो बताइए, महाभियोग नहीं लगा क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। कांग्रेस पार्टी मतदान से क्या हो गई थी, बोलो, अलग हो गई थी, इसलिए जो है, ठीक है, सफल नहीं हुआ था, ठीक है। रामास्वामी पर लगा था, ध्यान रखना, पहले एक ऐसे जस्टिस थे कि किस पर लगा था, रामास्वामी पर। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश समझिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका पद कैसा हो, रिक्त हो, ठीक है। अब बताइए, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश का जो है वो अनुपस्थित, मतलब अस्थायी का मतलब है हमेशा के लिए नहीं गए, कहीं अनुपस्थित हो गए कुछ समय के लिए, तो उसकी जगह पर, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उनकी
दूसरे को तटस्थ कर दिया जाएगा। तदर्थ शब्द हम यूज कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अगर असमर्थ है तब तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब उनका पद खाली होता है, ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है या वह अपने, ठीक है, कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, तब उनको, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है कुछ समय के लिए। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। तो देखिए यहाँ पे मूल अधिकार, देखिए यहाँ पे शक्तियां और न्याय क्षेत्र का वर्गीकरण। सबसे पहले मूल अधिकार का रक्षक होता है न्यायाधीश। क्षेत्राधिकार अपीलीय। देखिए आपको पता है ना कि जब देखिए यहाँ पे अगर तहसील स्तर के न्यायालय के विरुद्ध कार्रवाई होगी तो वो जिला में होगी, जिला न्यायालय के विरुद्ध कार्रवाई होगी तो वो कहाँ पर होगी, हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट के विरुद्ध होगी तो वो कहाँ पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर अपीलीय है, ठीक है, अपील यहाँ पे कर सकते हैं हाई कोर्ट के विरुद्ध, ठीक है, हाई कोर्ट के विरुद्ध सुनवाई होती है। या फिर हम आर्टिकल 32 का यूज करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए। जो आर्टिकल 32 है ना, वह हम सब नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार है। इसमें इस आर्टिकल 32 में के अनुसार हम कह सकते हैं रिट जारी होती है, 5 प्रकार की रिट होती हैं। हम आप लोग को रिट भी समझाएंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार का बहुत अच्छा रक्षक है, ठीक है। आर्टिकल 32 से अपन तुरंत जा सकते कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। अभिलेखे का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्तियां और अन्य शक्तियां भी इसकी है। सबसे पहले अपन लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझ, पहले आप सब पढ़ लीजिएगा। इसकी दूसरी वीडियो में आप सबको मैं ये बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको समझा दूंगा। आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं अभी बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो आप सब इतना अभी लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर पूरा का पूरा आर्टिकल 32, क्योंकि अभी हम जल्दी में पढ़ा देंगे। रिट देखो यहाँ पे आ गई है रिट, तो हम ये सब समझाएंगे आपको 5 प्रकार की। वो रिट कौन कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि, और ठीक है, परमादेश क्या है, जो पूरी रिट हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो आप सब पहले इतना पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसको भी। तो चलते हैं, जय हिंद।